अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के 11 दिन बाद 3 अफराद मलबे से निकाल लिए गए। तुर्की और शाम में हुक्काम ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया कि ज़लज़ले के बाद से कितने अफराद हैं लापता। शुमाली कोरिया में लड़कियों पर किम जोंग उनकी जैसी बेटी का नाम रखने पर पाबंदी लगा दी गई। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि किम जोंग के पास 2 बेटियां और 1 बेटा है। एलजी ने दिल्ली हज कमेटी का इंतखाब गैर कानूनी तरीके से कराया। बीजेपी लीडर कौशल जहां की चेयरपर्सन मुंतखब होने पर आम आदमी पार्टी का इल्ज़ाम। बिहार के रुकमनी ने बच्चे को जन्म देने के फौरी बाद 10वें का इम्तहान देने पहुंची एग्ज़ाम सेंटर। बिहार में अकीदतमंदों से भरी पिकअप वैन उलट जाने से हादसा, 3 हलाक, 15 से ज़ायद अफराद जख्मी। अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए $1 अरब इमदाद की अपील की है। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक बयान में कहा है कि ये फ़ंड्स 52 लाख अफराद को 3 माह के लिए मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इस रकम से इमदादी तंजीमों को खुराक, तहफ़्फ़ुज़, तालीम, पानी और पनागाह के शोबों में अपने काम को तेज़ी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, लोग तकलीफ़ में हैं और वक्त ज़ाय नहीं किया जा सकता। मैं बैनुल अक़वामी कम्युनिटी पर ज़ोर देता हूँ कि वह आगे आए और हमारे दौर की सबसे बड़ी कुदरती आफ़ात में से एक के लिए फ़ंड फराहम करे। I want to express my deepest condolences and profound solidarity with the people of Turkey. You are facing one of the biggest natural disasters of our time, but you are not alone. The United Nations is with you, and we have been racing to assist. When I see the images of the suffering and destruction, I see people and places I know well. As a Commissioner for Refugees, I traveled to the area many times, and I will never forget the warmth and generosity of the people I met. दूसरी जानिब एक हुकूमती वज़ीर ने जुम्मे को कहा कि ज़लज़ले के 11 दिन बाद तुर्क रेस्क्यू अहलकारों ने एक 14 साल लड़के और 2 मर्दों को रेस्क्यू किया है। वज़ीर सेहत फ़रातीन कोकान ने ट्विटर पर बताया कि 14 साल उस्मान को 260 घंटों के बाद रेस्क्यू किया गया है। जुमरात को रेस्क्यू अहलकार 248 घंटों के बाद 17 साल नौजवान लड़की अलीना को निकालने में कामयाब हो गए थे। ज़लज़ले के मरकज़ के करीब वाक़ शहर क़हरमान में मराश उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एक शख्स ने बताया कि उसकी हालत अच्छी थी। उसने अपने आँख खोले और फिर बंद कर लिए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस इमारत में 1 हफ़्ते से काम कर रहे हैं। हम यहाँ आवाज़ सुनने की उम्मीद के साथ आए हैं। हम खुश होते हैं जब भी कोई ज़िंदा हमें मिलता है। लड़की के चाचा ने एक एक करके रेस्क्यू अहलकारों को गले लगाते हुए कहा कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। ख्याल है कि तुर्की और शाम में हुकाम ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया है कि ज़लज़ले के बाद से कितने अफराद अभी तक लापता हैं। सोशल मीडिया पर जुम्मे को सामने आने वाली वीडियोस के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और मुबैना तौर पर कई शहरों में मुजाहिरीन ने मार्च किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ये मुजाहिरे ईरान के जानिब से 2 अफराद को फांसी देने के 40 दिन मुकम्मल होने पर मुल्क में जारी गुस्से को जाहिर करती है। इन दोनों अफराद पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शरीक होने का इल्ज़ामात थे। गुज़िश्ता बरस 16 दिसंबर को ईरानी पुलिस की हिरासत में 22 साल महसा अमीनी की हलाकत के बाद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया था। ये मुजाहिरे सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद कायम होने वाली मजहबी हुकूमत के लिए एक संगीन चैलेंज में तब्दील हो गए हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीम हराना के मुताबिक वीडियोज़ में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के साथ साथ खुजिस्तान सूबे के शहरों अदराक, अस्फ़हान, इज़ा और किर्ज शहर में मुजाहिरों को दिखाया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने फौरी तौर पर मुजाहिरों के हवाले से कोई खबर जारी नहीं की है। ईरान में इंसानी हकूक़ के कारकुनों के मुताबिक आगाज़ से अब तक मुजाहिरों में 529 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हुकूमत के जानिब से होने वाले क्रैकडाउन में अब तक 19,700 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। शुमाली कोरिया में लड़कियों पर किम जोंग उनकी बेटी जैसा नाम रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। किम जोंग उनकी बेटी का नाम जो ए है जिसकी उम्र 10 साल बताई गई है।
गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि शुमाली कोरिया में इस नाम के देगर लड़कियों पर नाम तब्दील करने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माजी में शुमाली कोरिया के शहरियों को अपने रहनुमाओं और उनके करीबी ख़ानदानों के नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन रवां हफ्ते के लिए कई रियासती तकरीबात में अपनी बेटी के साथ मंजर आम पर आए हैं। गुज़िश्ता साल शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग अब पहली मरतबा अपनी बेटी को मंजर आम पर लाए थे। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि किम जोंग उनकी 2 बेटियां और 1 बेटे हैं। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ब्लैकमैन ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर BBC की दस्तावेजी फिल्म को एक प्रोपेगेंडा और नाक़िस सहाफ़त की एक शर्मनाक मिसाल करार देते हुए कहा है कि जिसे कभी नशर नहीं किया जाना चाहिए था। दस्तावेजी फिल्म में वो तमाम मादी हक़ाइक़ नहीं दिखाए गए हैं जिनकी जांच हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के फसादात से मुतालिक नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ दावाओं में की थी। इस तफ्तीश के दौरान अदालत ने पाया कि उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। ANI के साथ एक इंटरव्यू में ब्लैकमैन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिंदुस्तान में अपने दफातर के सर्वे के तनाजुर में BBC के टैक्स मामलात के जायज़े के बारे में भी बात की और कहा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है, ये एक तवील अरसे से जारी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इनकम टैक्स हुक्काम और BBC के दरमियान बातचीत हुई है और ब्रॉडकास्टर को मुताल्लिक़ा क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करना होगा। thing I agreed with, by the way, within this propaganda video was the final comments, which said that Narendra Modi and the BJP government will probably be re-elected next time and the time after that, and so they deserve it because the Indian government have done a remarkable job under Narendra Modi of transforming the economy in India, leading India to become the 5th biggest economy now in the world, on track to become the leading economy in the world on the way that it's going, and the most populous country in the world. We also have to celebrate the fact that India is the biggest democracy in the world, where the government can be replaced if that's what the people decide. रियासताई मुत्तहिदा के सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो अपने चीनी हममुंसिब शी जिनपिंग से इस माह के शुरू में अमरीकी फ़ज़ाई की जानिब से एक हाईटेक चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराए जाने के तनाजुर में बातचीत करना चाहते हैं। बाइडन ने 4 फरवरी के वाक़ये पर कहा कि मैंने चीनी सदर से बात करने का मुंतज़िर हूँ मैं और उनसे बात करना चाहती हूँ और हम इसकी तह तक पहुँचने वाले हैं। बाइडन ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका कोई जंग नहीं चाहता है, मुझे इस गुब्बारे को मार गिराने पर कोई अफसोस भी नहीं है। बाइडन ने कहा है कि वो अमरीकी अवाम के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। The committee is still assessing all 3 incidences. They're reporting to me daily and will continue their urgent efforts to do so, and I will communicate that to the Congress. We don't yet know exactly what these 3 objects were, but nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from any other country. The intelligence community's current assessment is that these 3 objects were most likely balloons tied to private companies, recreation or research institutions studying weather or conducting other scientific research. I want to be clear. We don't have any evidence that there has been a sudden increase in the number of objects in the sky. We're now just seeing more of them, partially because the steps we've taken to increase our radars, to narrow our radars. And we have to keep adapting our approach to dealing with these challenges. That's why I've directed my team to come back to me with sharper rules for how we will deal with these unidentified objects moving forward, distinguishing between those that are likely to pose safety and security risks that necessitate action and those that do. सऊदी अरब के जद्दा इस्लामी बंदरगाह ने रोटरडैम ग्रीन शिप सीमेंट के दौरान 2 अवार्ड्स हासिल कर लिए हैं। इसे एक अवार्ड 2022 में बेहतरीन बंदरगाह के लिए जबकि दूसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फराहम किया गया। अपनी नौयत के ये 7वें कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल ग्रीन शिपिंग सीमेंट अवार्ड्स तकरीब में थी जो 15 और 16 फरवरी को जिस शहर रोटरडैम में मुनक़िद हुई। अलअरबिया.नेट के मुताबिक ये कामयाबी जद्दा इस्लामी पोर्ट के ज़रिए देखे जाने वाली मयारी तब्दीली और इन पेशरफ्तों की तस्दीक करती है जिसने ऑपरेशनल कारकर्दगी की शरह में इजाफ़ा, बहरी शोबे को मजबूत बनाने और तिजारती ट्रैफ़िक में इजाफ़ा और पेशरफ्त को यकीनी बनाने के लिए मवानी की कामयाबियों का सबूत पेश किया है। जद्दा इस्लामी पोर्ट ने पायदारी, साफ़ तवानाई
और मेरी टाइम शिपिंग के शोबे में माहौल दोस्त समुद्री सनअत को यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ और इख्तराई हल इस्तेमाल करने के इक़दाम से ये कामयाबी हासिल की है। बिहार के बांका में एक तालिबा बच्चे को जन्म देने के फौरी बाद इम्तहान में शरीक हुई। इस दौरान इम्तहानी मरकज़ पर पहुंची तालिबा बहुत खुश नज़र आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 12 साला रुक्मणी कुमारी ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसके 3 घंटे बाद ही वो इम्तहान गाह पहुँच गई। रुक्मणी को साइंस का पर्चा देना था। बिहार के बांका ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली रुक्मणी ने बुध के रोज़ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो हमेशा से अपनी तालीम मुकम्मल करना और अच्छी नौकरी हासिल करना चाहती थी। रुक्मणी ने मंगल को बिहार बोर्ड के रियाजी के इम्तहान में शिरकत की थी और उसे रात में जज़गी का दर्द महसूस होने लगा था, लेकिन वो अगले दिन अपना इम्तहान देने के लिए पुरअज़्म थी। रुक्मणी ने अपने ख़ानदान और ओहदेदारों को अगले दिन साइंस का इम्तहान देने के अपने फ़ैसले से आगाह किया। जब वो मरकज़ में आई तो वो दर्द सदा में थी। जब दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो गया तो उसने ज़िम्मेदारों को इत्तला दी और उसे अस्पताल ले जाया गया। एक सेहतमंद लड़के को जन्म देने के बाद रुक्मणी ने सेहत और तालीम के हुकाम से दरख्वास्त की कि वो उस इम्तहान में बैठने दें, जिसे फ़ौरी मंजूर कर लिया गया। बिहार के रोहतास ज़िले के चनारी थाने इलाके में जुमा को गुप्तधाम जाने वाली एक पिकअप वैन उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 15 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। ये तमाम लोग महाशिवरात्रि के मौके पर गुप्तधाम पूजा करने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक काराकाट के गिरा चांदी गांव से पिकअप पर सवार 23 अकीदतमंद चिनारी थाने इलाके में गुप्तधाम शिवरात्रि के मौके पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप बेकाबू होकर पहाड़ी रास्ते से खाई में जा गिरी। एक पुलिस ने बताया कि हादसे में पिकअप वैन में सफ़र करने वाले 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। चिनारी के स्टेशन इंचार्ज नरेंद्र कुमार ने बताया कि तमाम ज़ख्मियों के इलाज के लिए चिनारी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेज दिया गया है। कई ज़ख्मियों की संगीन हालात को देखते हुए उन्होंने सासाराम के सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी वीके सक्सेना पर दिल्ली हज कमेटी का इलेक्शन गैर आईनी तरीके से कराने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि एलजी ने अफसरान को धमकियां देकर गैर कानूनी तौर पर हज कमेटी का इंतखाब और नोटिफिकेशन जारी किया था। ख्याल है कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी के सरबराह के लिए होने वाले इंतखाब में बीजेपी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौशल जहां ने कामयाबी हासिल कर ली है। कौशल जहां इस ओहदे पर फाइज होने वाली दूसरी ख़वातीन हैं और इससे कबल कांग्रेस की रहनुमा ताजदार बाबर हज कमेटी की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। कमेटी के इंतखाब पर आम आदमी पार्टी ने एतराज़ जाहिर किया है और कहा कि दिल्ली के एलजी ने मुबैना तौर पर एक मरतबा फिर बेईमानी की है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए आतिशी ने कहा है कि हज कमेटी का गैर कानूनी गैर आइनी इंतखाब हुआ है। हज कमेटी के चेयरमैन का यह इंतखाब गैर कानूनी और गैर आइनी इसलिए है क्योंकि हज कमेटी दिल्ली हुकूमत के महकमे महसूलात के तहत आती है। महकमे महसूलात तालीम, सेहत, बिजली, पानी, महसूल जैसे मुंतकिल शुदा सब्जेक्ट है और ये दिल्ली के मुंतखब हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इन मुंतकिल शुदा मामले में आज़ादाना फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं है। सभी मीडिया साथियों को नमस्कार। आज दिल्ली में हज कमेटी का एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक चुनाव हुआ है। ना सिर्फ जो चुनाव हज कमेटी के चेयरमैन का हुआ है ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, जो हज कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ है, जो हज कमेटी दिल्ली में बनी है, वो कमेटी ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि जो हज कमेटी है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आती है, वो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में के तहत आती है। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राजस्व की तरह एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर एलजी साहब की कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। इस बात को बहुत क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्णय करके बताया था। जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ थी, उसने अपने आदेश में ब्लैक एंड वाइट शब्दों में सिर्फ एक बार नहीं, दो बार यह स्पष्ट किया दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। संवैधानिक पीठ ने कहा कि सिर्फ 3 ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के तहत आते हैं और जिन पर उनका नुमाइंदा जो एलजी साहब हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उस पर वो निर्णय ले सकते हैं। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर और नंबर 3 पुलिस। उसके अलावा, और ये पैराग्राफ 284(17) में बहुत स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी डिसीजन मेकिंग पावर। द मीनिंग ऑफ एड एंड एडवाइस employed in Article 239AA means that the Lieutenant Governor of Delhi is bound by the aid and advice of the Council of Ministers. तो ये स्पष्ट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एलजी साहब को बाध्यता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को फॉलो करें। और ना सिर्फ एक बार, 2 बार इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर में यही बात कही गई। फिर से पैराग्राफ 475(20) में यह लिखा है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का निर्णय है। तो जो हज कमेटी की फॉर्मेशन है, ना तो ये लैंड में आता है, ना ये लॉ एंड ऑर्डर में आता है और ना ये पुलिस में आता है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आता है, जिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट तौर पे कहा है दैट द एलजी इज बाउंड टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। पर हमारे एलजी साहब, उनके लिए तो संविधान कुछ नहीं है, उनके लिए तो कानून कुछ नहीं है, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कुछ नहीं है। वो तो अपने आप को कानून के ऊपर मानते हैं, संविधान के ऊपर मानते हैं। और जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने उनको हज कमेटी के मेंबर जो नॉमिनेट होने थे, जो सदस्य बनने थे, उन नामों में फेर बदल कर एलजी साहब ने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से हज कमेटी बनाई। उसके बाद उन्होंने जोर जबरदस्ती करके, अफसरों को धमकियां देके और ये कहकर कि अगर तुमने ये हज कमेटी नहीं नोटिफाई करी तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, गैर कानूनी तरीके से अफसरों से इस हज कमेटी को नोटिफाई कराया। और आज तीसरी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकत एलजी साहब ने करी, जब उस गैर कानूनी तरीके से बनी हुई हज कमेटी, उस गैर कानूनी तरीके से नोटिफाइड हज कमेटी में आज तीसरा गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कदम उठाया गया, जब उस हज कमेटी में चेयरमैन का चुनाव हुआ। मैं एलजी साहब से ये कहना चाहूंगी, एलजी साहब, आप आज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, हो सकता है आगे ना हो। आज मैं विधायक हूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, हो सकता है वो भी कल ना हो। लेकिन देश का संविधान, देश का कानून आपसे और हमसे बहुत बड़ा है। एलजी साहब, विनय सक्सेना जी, आप याद रखिए, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं
और एक संवैधानिक पद पर बैठ के संविधान की गरिमा को बनाए रखना यह आपकी जिम्मेदारी है। विनय सक्सेना जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस देश के संविधान को, इस देश के संवैधानिक पीठ के निर्णयों को सम्मानपूर्वक पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। और हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि जो एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से आप रोज निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोकना हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की सैलरी को रोकना हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के बिलों को रोकना हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन को रोकना हो, और चाहे गैर कानूनी तरीके से हज कमेटी बनाना हो और उसमें चुनाव करवाना हो, आप गैर कानूनी, गैर संविधान काम छोड़ दीजिए और संविधान और इस देश के कानून का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के 11 दिन बाद 3 अफराद मलबे से निकाल लिए गए। तुर्की और शाम में हुक्काम ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया कि ज़लज़ले के बाद से कितने अफराद हैं लापता। शुमाली कोरिया में लड़कियों पर किम जोंग उनकी जैसी बेटी का नाम रखने पर पाबंदी लगा दी गई। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि किम जोंग के पास 2 बेटियां और 1 बेटा है। एलजी ने दिल्ली हज कमेटी का इंतखाब गैर कानूनी तरीके से कराया। बीजेपी लीडर कौशल जहां की चेयरपर्सन मुंतखब होने पर आम आदमी पार्टी का इल्जाम। बिहार के रुक्मणी ने बच्चे को जन्म देने के फौरी बाद 10वें का इम्तहान देने पहुंची एग्जाम सेंटर। बिहार में अकीदतमंदों से भरी पिकअप वैन उलट जाने से हादसा, 3 हलाक, 15 से ज़ायद अफराद जख्मी। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।